स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग फिर से आज का ऑब्जेक्टिव का केमिस्ट्री क्लास में उपस्थित हुए हैं। हम लोग 2024 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं केमिस्ट्री का, जिसमें ये पार्ट 7 है। इसके पहले 6 वीडियो इसका बन चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले वो सारे पार्ट देख लीजिए, तब जाकर आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगा। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रीवियस क्लास का बात करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने तक कंप्लीट कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 42 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन 43 देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ट्राई करेंगे हमेशा कि हम लोग दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को ले। यहाँ पे प्रथम कोटि का बात कर रहा है अभिक्रिया का, रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर का, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बात हो रहा है। इंग्लिश में भी चलिए ले ही लेते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को इंग्लिश में लेते हैं इसलिए कि यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दोनों का समान ही है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है बताना है हम लोग को। अब ये अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का बात हो रहा है तो ये अभिक्रिया हम लोग देखकर कोई इसका तरीका नहीं होता है कि बता पाए कि कौन सा कोटि की अभिक्रिया है। अभिक्रिया को हम लोग प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रिया पूछा जाता है, जिसको हमको याद ही रखना पड़ेगा और कोई इसका उपाय नहीं है। तो हम लोग जो अभिक्रिया होता है उसको हम लोग को याद रखना पड़ेगा, इसका कोई और दूसरा उपाय नहीं है, इस बात को समझना है। तो अभिक्रिया हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको जितना मिल जाए उतना हम लोग को ध्यान में रखें तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शून्य कोटि के अभिक्रिया की। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा अभिक्रिया के, तो शून्य कोटि के अभिक्रिया का बात कर लेते हैं। कौन कौन सा शून्य कोटि के अभिक्रिया होता है। अब अगर यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि शून्य कोटि का अभिक्रिया कौन कौन सा होता है, उसके लिए हम लोग देख लेते हैं शून्य के कोटि की अभिक्रिया हम लोग कौन कौन सा देखने को मिलता है। लिखेंगे सबसे पहले शून्य कोटि, जिसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, इसलिए कि इसका कोई उपाय नहीं है। हम लोग एग्जाम्पल याद ही करना पड़ेगा कि कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया होता है। तो अगर हम लोग पहला बात करते हैं, पहला शून्य कोटि की अभिक्रिया का, तो पहला जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होता है, एग्जाम्पल हम लिखते हैं, लाइन बाय लाइन लिखते चलना है। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया 2NH3, ये Pt की उपस्थिति में होता है। अमोनिया जो होता है, इससे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये जो अभिक्रिया होता है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होता है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, H2Cl2 के साथ 2HCl का निर्माण होता है। ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। 2NH3 से, ये भी अमोनिया से ही बन रहा है। अच्छा, इसको तो हम लिख ही दिए, इसको हम पहले ही लिख दिए। ठीक, ये दो एग्जाम्पल हम लोग देखने को मिल रहा है। और भी एग्जाम्पल होता है, एक दो एग्जाम्पल और एक और लिख देते हैं। एग्जाम्पल शून्य कोटि की अभिक्रिया का CO + ½ O2 मिलकर CO2 का निर्माण करते हैं। ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आते हैं कुछ हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये सब लिख लेना इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि एग्जाम में डायरेक्ट ये सब पूछा जाता है कौन सा कोटि की अभिक्रिया है। अब देखो, इसमें से एक को छोड़ दिया जाए तो ये होता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये बाकी जितना है सब का सब क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो डी ऑप्शन को छोड़ के बाकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसमें लिख सकते हैं CC3 + H2O मिलके CH3COH + CH3OH का निर्माण करते हैं। तो ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं CH3
CO2H5 प्लस NaOH। ये भी जो है प्रथम कोटि के ही अभिक्रिया है। तीसरा जो है 2H2O प्लस O3, ये भी शून्य कोटि के ही अभिक्रिया है। सॉरी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया और भी हम लोग देख सकते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का कुछ और उदाहरण यहाँ पर लिख देना चाहते हैं, देख लेते हैं और कोई एग्जाम्पल है कि नहीं। ये तो और कोई एग्जाम्पल देखने को नहीं मिल रहा है। टोटल हम यहाँ पर लिख चुके हैं जो भी दिया हुआ है। तो ये सब शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गया। बस इतना याद रखना है, 3 गो शून्य कोटि की अभिक्रिया, 3 गो यहाँ पर प्रथम कोटि के। और ये जो होता है द्वितीय कोटि का अभिक्रिया होता है, ये बहुत कम पूछा जाता है लेकिन ध्यान में रखना है। तो ये कुछ प्रथम कोटि के अभिक्रिया के एग्जाम्पल हो गए, कुछ द्वितीय प्रथम और ये शून्य कोटि के अभिक्रिया का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिल गया। अब हम लोग बात करेंगे आगे। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले के, और आगे का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के इकाई पूछा है। द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के इकाई पूछा हुआ है। इसके लिए सबसे साधारण तरीका क्या है, किसी का भी हम लोग वेग स्थिरांक किसको बोलते हैं, तो के को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, के को बोलते हैं। जब हम लोग अभिक्रिया लिखते हैं तो अभिक्रिया में हम लोग समीकरण पढ़ते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ बता देना चाहेंगे कि अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या होता है। शून्य कोटि की अगर अभिक्रिया को हम देखते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया अगर देखते हैं तो हम इसमें हम लोग देखते हैं कि जो के का मान आता है, वेग स्थिरांक का मान आता है। तो वेग स्थिरांक का मान शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या देखने को मिलता है, तो के बराबर होता है एक सांद्रता बटे टी हो जाता है। एक सांद्रता बटे क्या होता है कि टी हो जाता है। या तो ऐसे लिखे, या इसका एक और तरीका होता है। सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो हम लोग लिखते हैं, इसको हम कराए भी थे लेकिन यहाँ पर लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, तो एक सांद्रता माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या होता है, टी होता है। तो ये फार्मूला होता है प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का, सॉरी शून्य कोटि का। अगर प्रथम कोटि का बात करते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, इसका डेरिवेशन भी आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम इसको डिस्कस करेंगे, इसका डेरिवेशन के बारे में। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसका, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो वेग स्थिरांक आता है वो कितना आता है, 2.303 बटे टी लॉग ये नॉट सांद्रता। यहाँ पर ये इनिशियल मान होता है। ये अभिकारक का जैसे कि ए से अगर कोई बी बन रहा है तो ये अभिकारक का क्या होता है, अभिकारक का सांद्रता होता है शुरुआती दौर में। तो शुरुआती जब टी बराबर 0 पे होता है वो ए नॉट से दिखाते हैं, बटे में ए नॉट माइनस ए से दर्शाते हैं। ठीक, इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो ये वेग क्या है, इसको वेग स्थिरांक का समीकरण हुआ प्रथम कोटि के लिए और ये शून्य कोटि के लिए। ठीक, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है। अब आते इकाई पर, मात्रक पे। तो मात्रक निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो सबसे पहले बेस्ट तरीका ये है कि हम लोग वेग स्थिरांक का मात्रक पूछा जाता है। इस बात को ध्यान में रखें कि वेग स्थिरांक का मात्रक सिर्फ प्रथम द्वितीयक तृतीयक शून्य कोटि किसी का भी पूछ सकता है। तो वेग स्थिरांक का अगर हम लोग वेग स्थिरांक जिसको हम लोग के से दिखाते हैं, वेग स्थिरांक की इकाई बोले या मात्रक बोले, इकाई का हम लोग बात करते हैं। तो nवें कोटि के लिए हम लोग सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला याद कर लेते हैं। nवें कोटि के लिए
nवें कोटि के लिए, nवें कोटि के लिए, किसके लिए? nवें कोटि के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होगा, इकाई होगा, उसके लिए फार्मूला बता दिया गया है कि मोल, इसको पूरा याद रखना है, मोल के पावर 1 माइनस n, एल के पावर n माइनस 1, एस के पावर -1, यही फार्मूला होता है। अब इसमें करना क्या है, n किसको दर्शा रहा है? तो n कोटि को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? कोटि को दर्शा रहा है। अब अगर क्वेश्चन में पूछता है शून्य कोटि का बताओ, किसके लिए? शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए। तो शून्य कोटि के लिए n का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मात्रक क्या निकल के आएगा? अब कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये एक फार्मूला याद रख ले, बस ये एक फार्मूला याद रख ले। हम लोग किसी का भी वेग स्थिरांक का इकाई बता सकते। तो इसका n की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। n की जगह 0 रखेंगे तो l के पावर कितना आएगा? -1, और इसके पावर तो -1 रहेगा ही। तो ये शून्य कोटि का क्या होगा? तो शून्य कोटि का वेग स्थिरांक का मात्रक होगा। अगर वैसे ही प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक पूछेगा, प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए मात्रक अगर बताना चाहते हैं, तो प्रथम कोटि का मात्रक बताना था, यहाँ n का मान क्या रख देना है? 1। जब यहाँ पे n का मान 1 रखेंगे तो 1 में से 1 घटेगा तो 0, तो मोल के पावर 0 होगा, तो मोल बचेगा क्या? नहीं बचेगा। सिर्फ यहाँ पे n का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये भी 0 हो गया। तो प्रथम कोटि का जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है सिर्फ क्या होगा? पर सेकेंड होगा। क्या हो जाएगा? पर सेकेंड होगा। अब द्वितीय कोटि के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर द्वितीय का ही पूछा हुआ है, तो द्वितीय कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए अगर मात्रक का बात करते हैं तो इसी फार्मूला में n के जगह क्या रखना है? 2 रखना है। जब 2 रखेंगे तो 1 - 2 कितना हो गया? मोल के पावर कितना बचेगा? -1। यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 - 1 1 बचेगा, तो मोल यहाँ पर लीटर हो जाएगा, मोल लीटर, पर मोल लीटर, और यहाँ पर सेकेंड के पावर कितना? -1, तो सेकेंड के पावर -1 हो जाएगा। अब आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब आप ऑप्शन मैच करेंगे तो पर मोल लीटर पर सेकेंड, एल यहाँ पर लीटर को दर्शा रहा है, तो पर मोल लीटर पर सेकेंड, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। बस इसी जनरल फार्मूला को याद रखना है, और जिस कोटि का विक्रिया का वेग स्थिरांक पूछेगा उसमें n के जगह उतना रख देना है। 0 का पूछेगा तो 0 रखेंगे, 1 का पूछेगा तो 1 रखेंगे, और 2 का पूछेगा तो 2 रख देंगे, उस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन निकल के आया। इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है आगे चल के। शून्य कोटि का पूछा जा सकता है, प्रथम कोटि का पूछा जा सकता है। तो ये एक ही वीडियो में आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका मिल चुका है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके लिए भी हम बहुत पहले से भी इंडिकेट कर रहे थे जब हम क्लास में पढ़ा रहे थे। तो क्वेश्चन हमारा 45 देखेंगे, ये भी बहुत आसान है। तो हम बोल दिए पहले कि अगर अभिक्रिया देकर कोटि पूछेगा, उसका अभिक्रिया हमको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा कोटि का अभिक्रिया होता है। लेकिन अगर वेग समीकरण देकर कोटि पूछेगा तो उसका हम लोग कोटि बहुत आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर वेग समीकरण जो दर होता है इसको r से भी दिखाया जाता है, dx/dt यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वेग स्थिरांक है। और h का संधारिता के पावर कितना है? 1/2 है, और यहाँ पर b के संधारिता के पावर 1/2 है। यहाँ पर जितना भी अभिकारक का संधारिता दिया रहेगा उसका जो घात यहाँ पे दिया रहेगा, तो कोटि जो होता है घात को क्या करते हैं? जितना का भी घात दिया रहता है सबको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इस पर घात 1/2 है, इस पर घात भी 1/2 है, तो 1/2 जोड़ने से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया का जो कोटि होगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब भी अभिक्रिया का वेग समीकरण दिया रहेगा, अभिक्रिया का वेग समीकरण दिया रहेगा, तो ये होता है अभिकारक का संधारिता होता है, उसके ऊपर ये घात जो होता है उसी टोटल घात को जोड़ देते हैं, जोड़ने पर जो आता है वही क्या हो जाता है? अभिक्रिया की कोटि हो जाता है। तो इस अभिक्रिया कोटि जो निकल के आ रहा है कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आगे पूछ रहा है फ्रेडलिक के अधिशोषण का अधिशोषण समताप का समीकरण। जो अधिशोषण होता है, अधिशोषण का मतलब ये चैप्टर ही है अधिशोषण, जिसमें समझाया गया है कि अधिशोषण पृष्ठीय रसायन चैप्टर का नाम है। पृष्ठीय रसायन चैप्टर का नाम क्या है? तो पृष्ठीय रसायन है। इसमें साफ साफ चीजें समझाया गया है। पृष्ठीय रसायन में क्या समझाया गया है? तो अधिशोषण का मतलब होता है जब कोई एक सतह पर कोई दूसरा चीज आकर चिपक जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषण के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं बेंच डेस्क पर कण, छोटे छोटे कण या धूल कण आकर चिपक जाते हैं तो उसको हम लोग किस का नाम से, क्या नाम देंगे? उसको अधिशोषण के नाम से जानते हैं। अधिशोषण जो होता है वो कितना, अधिशोषण जो होता है उसका समताप बताया जाता है कि वो कितना मात्रा में अधिशोषण कर रहा है। उसके लिए एक फ्रेडलिक का अधिशोषण का समीकरण आया, और उस समीकरण अगर सिंपल याद रखना है, और ये चर्चा हम पहले ही बता दिए है कि फ्रेडलिक का अधिशोषण का जो समीकरण होता है वो क्या होता है? m/x इंटू k इंटू पी के पावर 1/n होता है। तो यही फ्रेडलिक के अधिशोषण का समीकरण है। m जो होता है यहाँ पे, इसमें टर्म्स तो थोड़ा बारे में जानकारी रखी। m जो होता है अधिशोषण का ग्राम में द्रव्यमान होता है। अधिशोषक का ग्राम में द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। और x जो होता है अधिशोषित गैस का ग्राम, ये भी ग्राम में ही होता है, ग्राम में द्रव्यमान। अगर P जो यहाँ पर बात करते हैं तो P जो होता है साम्य अवस्था में गैस का दाब होता है। साम्य अवस्था में गैस का दाब होता है। K और N जो होता है नियतांक होता है। K एंड N जो होता है स्थिरांक होता है। बस इतना ध्यान में रखना है। K और N जो यहाँ पे होता है वो क्या होता है? स्थिरांक होता है। अब देखो दो शब्द यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक है अधिशोषित, दूसरा है अधिशोषक। दोनों का मतलब भी हम समझाए थे जब चैप्टर पढ़ा रहे थे। अगर आप इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में, क्लास 12 केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। उसमें जाकर पृष्ठीय रसायन चैप्टर पढ़ाया गया है, जो आप जाकर पढ़ सकते हैं। लाइन बाय लाइन आपको वीडियो इसमें मिल जाएगा। तो इसमें अगर अधिशोषक का बात करते हैं और दूसरा क्या होता है? अधिशोषित होता है। तो ठोस पदार्थ चिपकने वाले पदार्थ को हम लोग अधिशोषित कहते हैं, और जिस पृष्ठ पर अधिशोषण होता है उसको हम अधिशोषक कहते हैं। ये हो गया। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक बेंच है। ये क्या है? एक बेंच है। इस बेंच के ऊपर क्या हो रहा है कि धूल कण आके चिपक रहा है। इस बेंच के ऊपर क्या हो रहा है? धूल कण आके चिपक रहा है। तो जो आके चिपक रहा है, ध्यान सुनिएगा, जो आके इस पर धूल कण चिपक रहा है, जो आके इस पे धूल कण चिपक रहा है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? तो उसको हम लोग अधिशोषित कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषित के नाम से जानते हैं। जो बेंच है ये, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषक के नाम से जानते हैं। अधिशोषक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि यहाँ पे जो m होता है वो अधिशोषक का द्रव्यमान होता है, और x जो होता है अधिशोषित का द्रव्यमान होता है। वो अधिशोषित का द्रव्यमान होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक। यहाँ पर भी दो पदार्थ आता है जब अधिशोषण का घटना होता है तब। बस इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग मैच कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेडलिक का अधिशोषण का समताप समीकरण के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कुछ दूध जो है वो क्या है, जल में परिक्षिप्त वसा है या वसा में परिक्षिप्त जल है। मतलब जल में परिक्षिप्त वसा है, मतलब जल में वसा मिला हुआ है या वसा में जल मिला हुआ है, या तेल में परिक्षिप्त जल है या वसा में परिक्षिप्त वसा है। अब देखो, जब भी दूध का बात करते हैं तो ये एक प्रकार के क्या होता है, पायस होता है। ये एक प्रकार का क्या होता है, इस बात को ध्यान में रखें। जब भी इसका हम लोग बात करते हैं तो ये एक प्रकार के कोलाइडी विलयन, हम लोग ये भी बोल सकते हैं। ये क्या है, एक प्रकार के कोलाइडी विलयन के नाम से हम लोग जानते हैं। कोलाइडी विलयन में ही ये प्रवस्था देखने को मिलता है। परिक्षिप्त प्रवस्था होता है, परिक्षेपण माध्यम होता है। तो कौन किस में मिल रहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। हो सकता है थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम आए, लेकिन ध्यान रखें आप लोग कि हम लोग बात कर रहे हैं किसका, पायस का। इसका बात कर रहे हैं तो हम लोग पायस का बात कर रहे हैं। ये जो पायस होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इमल्सन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, इमल्सन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इमल्सन जो होता है, तो इमल्सन किसको बोलते हैं, ऐसा कोलाइडी विलयन जो दोनों माध्यम, इसमें परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों के दोनों क्या हो, द्रव अवस्था में हो। परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों के दोनों क्या हो, द्रव अवस्था में होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सन के नाम से जानते हैं, पायस के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार के देखने को मिलता है पायस। एक होता है तेल का जल में पायस, तेल का जल में पायस, मतलब तेल को किस में मिला रहे, जल में मिला रहे। जब तेल जल में मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं तेल का जल में पायस। यहाँ पे जल जो है परिक्षिप्त प्रवस्था में, जल क्या है, परिक्षिप्त प्रवस्था में। और यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है कि तेल की अल्प मात्रा में है। यहाँ पर तेल जो है अल्प मात्रा को जल की अत्यधिक मात्रा में क्या करे, डाल रहे हैं। अब जैसे तेल को जल में मिला रहे, तब यहाँ पर किसका मात्रा ज़्यादा होगा, जल का मात्रा ज़्यादा होगा। यहाँ पर किसका मात्रा ज़्यादा होगा, जल का मात्रा ज़्यादा होगा। और इसका एग्जाम्पल का बात करेंगे, तेल में जल का, पायस का, तो ये इसका एग्जाम्पल में दूध आता है। क्या आता है, दूध आता है, तथा वॉशिंग क्रीम भी इसमें आता है, तथा वॉशिंग क्रीम भी इसका एग्जाम्पल है। वेनिस क्रीम है, वेनिस क्रीम, ठीक है, वेनिस क्रीम इसका एग्जाम्पल है। इसका दो एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। दूसरा जो होता है वो होता है जल का तेल में पायस। तो जल का तेल में अगर पायस का बात करेंगे तो इसमें जो होता है एग्जाम्पल वो होता है मक्खन। इसका एग्जाम्पल जो होता है मक्खन होता है। मतलब जल का तेल में पायस, मतलब जल तेल में क्या कर रहे, जल मिला रहे, तेल में क्या कर रहे, जल मिला रहे, जिसका एग्जाम्पल क्या है, मक्खन है। इसमें तेल ज़्यादा मात्रा में होगा। अब यहाँ पर बात करें जल में परिक्षिपित वसा, मतलब जल में क्या मिला रहे, वसा को मिला रहे। दूध क्या है, जल में वसा को मिला रहे क्या, यहाँ जल में तेल मिला रहे, तो ये वसा ही है ना, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। वसा में जल को मिला रही, ये वाला सही नहीं है, ये मक्खन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो जल में, यहाँ पर तेल में परिक्षिपित जल, मतलब तेल में जल को मिला रहे, तो तेल में जल को नहीं मिला रहे, तो ये भी गलत हो गया। और सॉरी, तो ये तेल वाला है ना, तो तेल में, और कहा गया वसा में परिक्षिप्त वसा, तो ये भी नहीं होगा। तो तेल में परिक्षिप्त जल, तो ये भी नहीं होगा। वाटर डिस्पर्ट इन वाइल, पानी को तेल में मिला रहे, ऐसा तो नहीं कर रहे, ये भी नहीं होगा। तो जल में परिक्षिप्त प्रवस्था वसा ही होगा, मतलब जल में वसा को मिला रहे, तेल को मिला रहे या वसा मिला रहे, दोनों का मतलब सेम होगा। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आगे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक क्लोराइड है। ये भी एक
क्या बोल सकते हैं कि ये भी एक कोलाइडी का ही एग्जाम्पल है। और सिंपल याद रखना, लायोफिलिक कोलाइड का अगर बात करते हैं तो उसका जो एग्जाम्पल होता है गम होता है। उसका जो एग्जाम्पल होता है क्या होता है? गम होता है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर ले लेते हैं, स्लाइड में रहना चाहिए। बस तो इसका आंसर याद रखना है और कुछ नहीं करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गम हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन याद रखने वाला है, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। हेबर विधि एक प्रक्रिया होता है अमोनिया का उत्पादन करने का। हेबर विधि क्या होता है? एक प्रक्रिया होता है अमोनिया का उत्पादन करने का। तो हेबर विधि में जो अमोनिया का उत्पादन करने का प्रक्रिया होता है उसमें ये पूछा है कि उत्प्रेरक के रूप में कौन यूज होता है। तो उत्प्रेरक के रूप में इसमें दो पदार्थ यूज होता है। जो उत्प्रेरक के रूप में अगर बात करते हैं तो उत्प्रेरक के रूप में इसमें दो पदार्थ यूज होता है। एक Al2O3 होता है और थोड़ा मात्रा में तथा थोड़ा मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, लगभग 1% बताया जाता है कि 1% मात्रा में K2O भी यूज किया जाता है। तो पूछा है इसमें कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाता है? Al2O3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना है K2O का भी इस्तेमाल किया जाता है। हेबर विधि एक प्रक्रिया होता है जिसमें अमोनिया का निर्माण किया जाता है, बस यही ध्यान में रखना है। किस प्रकार से किया जाता है हेबर विधि में? नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस से अमोनिया का निर्माण किया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं हेबर विधि। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेबर विधि कहते हैं। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग करके क्या किया जाता है? अमोनिया का निर्माण किया जाता है तब। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विटामिन को खून का स्कंदित होने के मुख्य भूमिका। कहने का मतलब जो ब्लड के क्लोटिंग करता है, ब्लड का जो क्लोटिंग करता है वो कौन सा विटामिन जो ब्लड का थक्का जमाने में मदद करता है। जो ब्लड को क्या है, इंसान किसी को कट जाता है तो कटने के बाद ब्लड निकलते रहता है, लेकिन ब्लड वहाँ से निकलना बंद कब हो जाता है? जब वहाँ पर ब्लड का थक्का जमता है तब। तो उसमें कौन सा विटामिन मदद करता है? तो उसमें जो विटामिन मदद करता है वो आई थिंक विटामिन के मदद करता है। कौन सा मदद करता है? विटामिन के मदद करता है। लेकिन यहाँ पर अगर चर्चा किया जाए तो विटामिन के से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए सभी को पहले ये बात को ध्यान में रखें कि ये एक विटामिन का हम टेबल दे रहे हैं जो कि सभी को ये चीज़ें याद होना चाहिए, तभी जाके क्या कर सकते हैं कि सारे विटामिन के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। चलिए हम टेबल प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले आपको अलग स्लाइड में डाल देते हैं, इसको याद भी रखना है। सारे विटामिन का इंफॉर्मेशन इसमें है। अब यहाँ पे एक नज़र दौड़ा लिया जाए और इसको पूरी तरह से रट जाना है, याद कर लेना है। इसको पूरी तरह से रट जाना है, याद कर लेना है। देख सकते हैं विटामिन ए। विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होता है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है, और उसके कमी से होने वाले जो रोग है उसके बारे में चर्चा किया गया। ये हम टेबल पढ़ा रहे थे तो सबको लिखवा चुके थे। जो नहीं लिखे होंगे इसको जरूर से जरूर सभी को रट लेगा कि कौन से विटामिन किससे मिलता है, और ये यहाँ पर दिया हुआ इससे होने वाली बीमारी, इसके कमी से होने वाली बीमारी। यहाँ पर देख सकते हैं विटामिन के बारे में दिया हुआ है। ये कहाँ से मिलता है? हरी सब्जी से। और इससे जो बीमारी होता है रक्त कोशिका के स्राव और रक्त थक्का में अधिक समय लगाना, ये अगर कमी हो जाता है तो थक्का जल्दी नहीं जमेगा।
विटामिन के का अगर कमी हो जाएगा तो रक्त थक्का जल्दी नहीं जमेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जितना भी दिया है सबके सब इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एक पूछा है तो कोई भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ से 1 से 15-20 क्वेश्चन बन के निकलता है। आप लोगों को सभी को ये रट जाना है, ठीक है। कौन सा विटामिन किससे मिलता है और ये इसके कमी से कौन सा बीमारी होता है उसको ध्यान में रखना है और इस टेबल को पूरा रटे जाना है, इस बात को ध्यान दें सभी को, ठीक। आज की क्लास इसी के साथ हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे।